दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे लुसेंट हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, वीडियो मैंने आपको प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। दोस्तों, वीडियो के जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा वीर गाथा काल नाम दिया गया है, तो इसका ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा। आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। साथियों, आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक चरण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आदिकाल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल का नाम दिया है, यह हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक चरण है, जिसका समय 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है। साथियों, विक्रम संवत भी याद रखिएगा। 1050 से लेकर 1375 तक को हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वीर गाथा काल का इनमें से कौन कवि नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों यारों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, वीर गाथा काल का इनमें से कौन कवि नहीं है, तो चंदबर दाई वीर गाथा काल के कवि हैं, जगनिक भी वीर गाथा काल के कवि हैं, मधुकर भी वीर गाथा काल के कवि हैं, लेकिन नामदेव जी वीर गाथा काल के कवि नहीं है, तो इसका ऑप्शन भी राइट आंसर रहेगा। साथियों, आइए वीर गाथा काल के कवि जगनिक के बारे में की पॉइंट के तहत विस्तार से जानते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। साथियों, परमाल रासो जगनिक की रचना है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसमें महोबा के राजा परमाल देव के 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है, तो चंदबर दाई जी को वीर गाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। देखिए साथियों, पृथ्वीराज रासो की बात की जाए तो इसके रचनाकार चंदबर दाई जी हैं, तो इसका ऑप्शन भी राइट आंसर रहेगा। आइए इसे डिटेल्स में की पॉइंट के तहत जानते हैं। तो दोस्तों, चंदबर दाई हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि तथा पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे चंदबर दाई और ये आदिकालीन कवि थे। साथियों, इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो, इसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ की रचना चंदबर दाई के द्वारा की गई है, तो इसे आपने याद रखना है। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, कबीर दास की भाषा कौन सी थी। तो कबीर दास के भाषा की बात की जाए तो इनकी भाषा थी सदुक्कड़ी। कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा। इसे डिटेल्स में समझते हैं। तो साथियों, कबीर दास की भाषा सदुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। कबीर दास 15वीं सदी के कवि और संत थे। वे हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को न मानते हुए धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार का नाम बताइएगा। तो शिवा बावनी के रचनाकार की बात की जाए तो इसके रचनाकार भूषण जी हैं, यानी ऑप्शन बी 6वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। इसे आइए डिटेल्स में समझते हैं। तो साथियों, शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी महाराज के गुणों का वर्णन है, इसे आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तितली किसकी रचना है। क्वेश्चन यह भी अति महत्वपूर्ण है, तितली किसकी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है तितली। ऑप्शन ए 7वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आइए साथियों, इसे डिटेल्स में समझते हैं। तो तितली सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखित जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। इसके केंद्र में गांव है। इसका प्रकाशन भारती भंडार इलाहाबाद से हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। बात की जाए की पॉइंट की तो साथियों, महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, जिन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 आपका टेस्ट क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में पल्लव के रचयिता का नाम बताना है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पल्लव के रचयिता निम्न में से कौन है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी थे, तो इसका ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? दोस्तों, जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। तो 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? क्वेश्चन यह भी काफी ज्यादा अच्छा है। इनमें से किसने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर रहेगा। आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। इंडिया डिवाइडेड भी राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथियों, बनारसी दास जैन हिंदी के प्रथम आत्मकथा लिखने वाले लेखक माने जाते हैं। इनकी आत्मकथा अर्धकथानक है, तो इसे भी आपने याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की है? तो 19वें क्वेश्चन का यशोधरा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, तो इसे भी आपने याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कबीरदास, यानी ऑप्शन सी 14वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि याद रखिएगा, कबीरदास जी हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? क्वेश्चन यह भी अच्छा है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता माना जाता है। ऑप्शन सी 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। साथियों, इसे डिटेल्स में समझते हैं तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि कुतुबन को माना है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन था? तो कुतुबन का नाम याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो निम्नलिखित में से हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? साथियों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो लल्लू लाल का नाम याद रखिएगा। इन्हें हिंदी का प्रथम गद्यकार माना जाता है। ऑप्शन सी 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए साथियों, हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। हिंदी गद्य के विकास का पहला युग भारतेंदु के नाम से है। हिंदी गद्य के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल माने जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा उतंड मार्तंड, यानी ऑप्शन बी 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसे डिटेल्स में समझते हैं तो दोस्तों, उतंड मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन डी 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आइए इसे डिटेल्स में की पॉइंट की तहत समझते हैं। तो साथियों, प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक इला चंद्र जोशी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को माना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो साथियों, इसमें पूछा गया है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? क्वेश्चन यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास की बात की जाए तो मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए साथियों, इसे डिटेल्स में समझते हैं तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के नाम की बात की जाए तो इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद्र का मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। इसका प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्षों के बाद वर्ष 1948 में किया गया था। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कविता के लिए दिया गया था? तो उर्वशी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी 20वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उर्वशी याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक प्रमुख रचना है। इसे समझते हैं तो साथियों, रामधारी सिंह दिनकर जी को वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी साहित्य का इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक के नाम की बात की जाए तो गारसा दत्तासी इसका राइट आंसर रहेगा। 21वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी याद रखिएगा। इसे डिटेल्स में समझते हैं तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक गारसा दत्तासी थे। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तावर द ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा था। यह ग्रंथ वर्ष 1839 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, पद्मावत किसकी रचना है? यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। पद्मावत किसकी रचना है?
तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है पद्मावत। ऑप्शन डी 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। साथियों इसे डिटेल्स में समझते हैं। तो देखिए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। इस रचना में उन्होंने नायक रतन सेन और नायिका पद्मिनी की प्रेम कथा को विस्तार पूर्वक कहते हुए प्रेम की साधना का संदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है। दोस्तों बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सुरती मिश्रा। ऑप्शन डी 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों बात की जाए क्वेश्चन नंबर 24 की, तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा सूरदास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में सूरदास का नाम लिया जाता है। साथियों इसे डिटेल्स में समझते हैं। तो अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र श्री विठलनाथ जी द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, रामचरितमानस की भाषा क्या है। क्वेश्चन यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों रामचरितमानस की भाषा बताइएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी थी। दोस्तों अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोलने जाने वाली एक भाषा है। साथियों क्वेश्चन नंबर 26 है, भूषण किस रस के कवि थे। भूषण किस रस के कवि थे, तो वीर रस के कवि थे भूषण, यानी ऑप्शन सी 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए साथियों महाकवि भूषण रीतिकाल के प्रमुख हिंदी कवि थे, जो वीर रस के एक कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात की जाए तो साथियों हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, तो स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। ऑप्शन सी 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचना पौमचर्यो या पद्मचरित्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं। दोस्तों यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका 7 कांड राइट आंसर रहेगा। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, इसे याद रखिएगा। देखिए श्री रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने 7 कांडों में विभक्त किया है। इन 7 कांडों का नाम है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। साथियों छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड और किष्किंधा कांड क्रमशः सबसे बड़े और छोटे हैं, तो इसे याद रखिएगा। बालकांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है छंदों की संख्या के आधार पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी को एक व्यंग लेखक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, तो साथियों ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए इसे डिटेल में। साथियों दिनकर जी राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीयता को उनके काव्य की मूल भूमि माना जाता है। इन्हें खिताब से वर्ष 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1959 में ही पद्म भूषण और वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है। निराला को कैसा कवि माना जाता है, तो इन्हें क्रांतिकारी कवि माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों निराला जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते और आराधना। इनके नाम याद रखिएगा। ये सभी रचनाएं अति महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अपने मित्रों यारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।